नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं उनके समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राजभवन ईटानगर में मद्रास रेजिमेंट टेरिटोरियल आर्मी की 110 इन्फेंट्री बटालियन को प्रदान किया प्रशस्ति पत्र। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दिनेश सिंह तानीवेर, सूबेदार मेजर मुरुगन आर और सिपाही ई शिव प्रसाद ने ग्रहण किया प्रशस्ति पत्र। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए देश भर में एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा। कहा, उनकी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं श्री आबे के परिवार व जापान के लोगों के साथ। लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक में लगाया गया मोबाइल जन सुविधा और जन शिकायत निवारण शिविर में स्वास्थ्य जांच, कोविड टीकाकरण सहित मुहैया कराई गई जरूरी सेवाएं। जिला उपायुक्त ने कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन ईटानगर में मद्रास रेजिमेंट की 110 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। राज्यपाल ने ऑपरेशनल और नागरिक सेवा कार्यक्रम में इस बटालियन की सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया। 110 इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दिनेश सिंह तानवेर, सूबेदार मेजर मुरुगन आर और सिपाही ई शिव प्रसाद ने राज्यपाल से प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया। राज्यपाल ने कहा कि टेरिटोरियल आर्मी के अधिकारियों और जवानों ने प्रभावी तरीके से वीर नारी और कई अन्य जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही नियमित अंतराल पर जरूरतमंदों की सहायता के लिए रक्तदान किया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। उन्हें आज सुबह पश्चिमी जापान में एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी। जापानी मीडिया के हवाले से उनके निधन की पुष्टि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके मित्र श्री आबे के परिवार और जापान के लोगों के साथ है। शिंजो आबे के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 में जापान की राजधानी टोक्यो के शिंजुकू शहर में हुआ था। शिंजो आबे 67 साल के थे। जापान को भारत का विश्वसनीय दोस्त व आर्थिक सहयोगी बनाने वाले शिंजो आबे के खाते में 2803 दिन के सबसे ज्यादा समय तक अपने देश का प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि दर्ज है। वे पहली बार 2006 में 52 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद जन्म लेने वाले पहले और सबसे युवा जापानी प्रधानमंत्री भी थे। आबे सबसे ज्यादा बार भारत आने वाले जापान के प्रधानमंत्री थे। वह भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने वाले पहले जापानी पीएम रहे। आधिकारिक तौर पर 2001 में दोनों देशों के बीच वैश्विक साझेदारी शुरू हुई थी और 2005 में सालाना द्विपक्षीय बैठकें करने का फैसला किया गया। हालांकि आबे के चलते 2012 के बाद इस प्रक्रिया में तेजी देखी गई। आबे के कार्यकाल में भारत के साथ सबसे चर्चित समझौतों में से एक है फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाने का। इसकी शुरुआत के लिए जब पहली बार आबे भारत आए थे तो उन्होंने 2 महासागरों के संगम की बात कर भारत का दिल जीत लिया था। उसके बाद भारत में सरकार बदल गई, लेकिन दोनों देशों के बीच दोस्ती की नींव उसी समर्पण पर टिकी रही। इसके बाद दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, बुलेट ट्रेन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे कई मुद्दों पर काम किया गया। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारत के सशस्त्र बलों के बीच सप्लाई और सर्विसेज के आदान प्रदान का समझौता भी किया गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आबे के बीच दोस्ती काफी चर्चित रही। यहाँ तक कि पद से इस्तीफा देने के बाद न सिर्फ आबे ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात को याद किया, बल्कि फोन पर आधा घंटा बात भी की थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को दोस्ती और विश्वास के रिश्ते के लिए आभार जाहिर किया था। मोदी ने भी आबे के प्रयासों की सराहना की और एक दूसरे से मुलाकातों को याद किया था। जापान के प्रधानमंत्री पद से शिंजो आबे ने 28 अगस्त 2019 को
लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक में आज मोबाइल जन सुविधा और जन शिकायत निवारण शिविर लगाया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर लोगों की शिकायतों का निवारण किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य जांच, कोविड टीकाकरण सहित जरूरी सेवाएं प्रदान की गई। जिला उपायुक्त ने जिले में कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड के 43 मामले दर्ज किए गए और 3 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश की प्रधान महिला नीलम मिश्रा ने आज ईस्ट सियांग जिले के ओयान में एमजी कम्युनिटी स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने इस प्रशिक्षण केंद्र में महिला बुनकरों के साथ बातचीत की और उनके द्वारा लाइन लूम पर तैयार किए जा रहे वस्त्र की जानकारी ली। अपने संबोधन में श्रीमती मिश्रा ने कहा कि बुनाई महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम है। वीविंग जो है वो बहुत बढ़िया सशक्त माध्यम है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और मेरे विचार में कि जब नारी खुद को ढक लेती है और समाज को ढक देती है, उससे बड़ा काम शायद ही कोई और कर सकता है। क्योंकि सबसे जब मोमेंट हम सिविलाइज्ड होते हैं तब कपड़ा पहनना इंसान ने शुरू कर दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वो औरत जो है, यहाँ की महिला जो है, वो सबको ढकती है, सबका इज्जत करती है, सबको सम्मान देती है। इससे बड़ा और कोई काम कर नहीं सकती है विमेन। और मैं अपने को इन सब से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ और विश करती हूँ कि ये सब दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस करें और अपना योगदान देश के उन्नति में अपना भी योगदान दें। जब से मैं यहाँ आई हूँ 2017 अक्टूबर से, तब से मैंने ये सब महिलाओं के साथ बहुत काम किया है। और मेरा विचार ये है कि इनको ज़रूरत है थोड़ा सा बाजार के हिसाब से काम करने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनी है। अगर हमें पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम किस लिए काम करेंगे। अपने लिए काम करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, हम घर में खाना बनाते हैं, घर में खाते हैं, घर में कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, लेकिन हम अगर उससे पैसा चाहते हैं तो हमें बाजार के हिसाब से जाना पड़ता है। इसीलिए मैंने सलाह दिया था और बहुत सारा इनोवेशन हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि टेबल मैट बना रहे हैं, जितनी देर में एक गाले बनता है उतनी देर में 10 टेबल मैट बनता है, तो और उसमें पैसा ज़्यादा मिलता है, मेहनत कम लगती है। इसलिए मेरा एडवाइस है कि बाजार के हिसाब से काम करें, थोड़ा मॉडर्न टेक्निक अपनाएं और उसको कॉम्पिटिटिव बनाना जरूरी है। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से शुरू करेगी। सेना द्वारा जारी जोनवार कार्यक्रम के अनुसार भर्ती रैलियां 12 अगस्त से शुरू होगी और दिसंबर तक चलेगी। इसमें देश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। सैन्य पुलिस कोर में केवल महिला अग्निवीरों की भर्ती हो जाएगी। फिर से सुनिए, महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सैन्य पुलिस कोर में चरणबद्ध रूप से 1700 महिलाओं की नियुक्ति किए जाने की योजना है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस वर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इनमें 40,000 रिक्तियां थल सेना के लिए और 3,000 भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए होगी। अगले कुछ वर्षों में अग्निवीरों की रिक्तियां बढ़ा दी जाएगी। इधर 7 से 23 सितंबर तक अपर असम के 9 जिलों और अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों के उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर की भर्ती जोरहाट स्टेडियम में होगी। इसके बारे में जानकारी भारतीय सेना की वेबसाइट www.joneindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवार अग्निवीर भर्ती के लिए 5 जुलाई से 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन की अगुवाई में रंगा नदी और सुबश्री लोअर जल विद्युत परियोजना के संबंध में पावर डेवलपर्स और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री तबा तेदिर, पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी, विद्युत विभाग के सलाहकार बालो राजा, अपेडा के चेयरमैन मोपी मीहू, जल विद्युत ऊर्जा सचिव प्रशांत लोखंडे, भूमि प्रबंधन विभाग के सचिव, संबंधित जिलों के उपायुक्त, निपको और एनएचपीसी के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में भारत की प्रतिबद्धता के अनुसार वर्ष 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लक्ष्य को हासिल करना है।
पपुमपारे जिले के गवर्नमेंट स्कूल मनी में करुणा ट्रस्ट के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर 150 से अधिक छात्रों को कोविड टीका लगाया गया। कोविड टीका लगने के बाद छात्रों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी लोगों से बूस्टर डोज या टीका लगाने की अपील की। तो आज हम लोग यहाँ पे चिपुटा पे मेडिकल टीम के साथ हम लोग काम कोलैबोरेट करके करता है। एक स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में कर रहा है, तो अच्छा लगा है। स्टूडेंट लोग भी लेने के लिए तैयार है और सर लोग भी हम लोग को बहुत मदद कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ में कर रहे हैं, हम लोग करुणा ट्रस्ट जो 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर अप कर रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग फैसिलिटीज भी दे देता है। और उस दिन भी हम लोग तीरप, चांगलांग, चिरांग में भी हम लोग 3 PHC में हम लोग। लोअर दिबांग वैली जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने कोविड-19 टीकाकरण, एड्स और तपेदिक रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने लोअर दिबांग वैली जिले में स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की अरुणाचल प्रदेश इकाई के महासचिव पंका बागे ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रशासनिक सेवा के पदों पर भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क में दिव्यांगजनों को छूट देने और 90% पद एपीएसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश क्लब ईटानगर में संवाददाता को संबोधित करते हुए श्री बागे ने आयोग से विभिन्न पदों पर भर्ती में एपीएसटी उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव करने का आग्रह किया है। अरुणाचल इवोल्यूशन अरुणाचल जीके पेपर्स वो हमसे जवाब रखा है कि सिलेबस में ये इंक्लूड करने से ठीक है। 4 में हमने जो रखा है वो है कंपोजिशन ऑफ कमिश्नर्स मेंबर। ऑफ कोर्स ये पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दिस इज ऑटोनमस, नथिंग टू डू मच बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फिर भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट अपना एक स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं जहां में चेयरमैन का जो पोस्ट है उसको उनमें से सिलेक्ट करना चाहिए जो ऑलरेडी कमीशन का मेंबर्स है और बहुत सबसे ज़्यादा सर्व किया है या फिर सर्व कर रहा है और जो 62 एज को क्रॉस नहीं किया है, ऐसा को एलिवेट करके चेयरमैन पोस्ट में देना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई का 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर वेस्ट कामेंग जिले के बोमदिला में चल रहा है। इसमें राज्य भर के बाझिमों के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। विधायक ओजिंगता सिंह, दर्जी कारमा, प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डोमिनिक तादार, महेश चाय और बाझिमों के राज्य इकाई के अध्यक्ष राम ताजो सहित कई पदाधिकारी शिविर में शामिल है। हमारे युवा को कैसे पार्टी में वो पार्टी का डिसिप्लिन कैसे होना है और पार्टी के बारे को डीपली जानना है, यही चीज़ है 3 दिन का ट्रेनिंग में। जैसे यूथ को हम लोग बोला जाता है कि यूथ इज एनर्जी, तो इसी तरह पार्टी में यूथ एक पार्टी का बैकबोन भी होता है। तो पार्टी को कैसे आगे लीड करना है वो यूथ का ही काम है कि यूथ गलत रास्ता में भटकना नहीं है। जैसे जो आज जो चल रहा है कि गांजा में और ड्रग्स में जो एडिक्शन हो। ईटानगर के मेयर तामे फासांग ने नाहरलगन में आज हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार की कला और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में राज्य के संस्कृति मामलों के सचिव ताइकाए और निदेशक तमुना मेसार मौजूद थे। We are the first state which have a Department of Art and Culture, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऐसा करके आपका माध्यम से आम समाज को ये बताना चाहेगा, अभी का जैसे ये प्रोग्राम हुआ फोक म्यूजिक, फोक डांस का ऊपर में और हमारा क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल जो होता है और हमारा यहाँ का इंडिजिनियस जो भी प्रोग्राम होगा, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना पास एक तो
सोशल जस्टिस बोल के मेरा एक डिपार्टमेंट है, मैंने अभी सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब से मैंने आग्रह किया है वो अपर सियांग जिले में वन महोत्सव सप्ताह के तहत जगह जगह पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने विभागीय प्रमुखों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इंक्योंग के चिल्ड्रन पार्क में आयोजित पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ने ग्रीन क्लीन और नशा मुक्त अरुणाचल के सपने को साकार करने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। केंद्र सरकार ने असम को बाढ़ से निपटने के लिए एसडीआरएफ से 324 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि जारी की है। असम के 14 जिलों के 9 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि बाढ़ राहत राशि जारी होने से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में मदद मिलेगी। गांव के 9,06,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।